देश दुनिया की सारी बड़ी खबरों के साथ आगे सामने मौजूद है दोस्तों। चलेंगे सबसे पहले सबसे बड़ी अपडेट में आपको बताएंगे, जहां पर राहुल गांधी की मेहनत पर पानी फेरने वाले नेताओं की लिस्ट जारी करते हुए समर्थकों ने खुद से कारण बताओ नोटिस जारी किया है दोस्तों, जिसके बाद हड़बड़ी में कई सारे नेता अचानक से राहुल गांधी के समर्थन में मैसेज डालने लगते हैं। दोस्तों बताएंगे डिटेल में क्या है पूरा मामला और कैसे कांग्रेस पार्टी के समर्थकों ने सोशल मीडिया पर उन सबको एक्सपोज करना शुरू कर दिया है दोस्तों, जो पार्टी की विचारधारा से इधर-उधर भटक रहे हैं। बताएंगे डिटेल में क्या है पूरा मामला और कैसे कांग्रेस पार्टी के अंदर एक जबरदस्त तरीके का परिवर्तन होता दिखाई दे रहा है दोस्तों। इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर बीजेपी मुख्यमंत्री को राहुल गांधी ने चिट्ठी लिखी है दोस्तों। बताएंगे इसके पीछे क्या मांग की गई है और ममता बनर्जी को हाउस अरेस्ट करने और ममता बनर्जी को घर में नजरबंद करने की धमकी देने पर मुख्यमंत्री पर भड़की शुभेंदु अधिकारी पर भड़की ममता बनर्जी। दोस्तों बताएंगे क्या कुछ कहा है ममता बनर्जी ने और कैसे आगे आने वाले संघर्षों को लेकर पूरा रोड मैप तैयार किया गया है दोस्तों। एक एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी खबरें, लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि विचारधारा से भटकने वाले एक एक नेता का सही से हिसाब किताब किया जाना चाहिए और कांग्रेस के समर्थकों ने लिस्ट बनाकर लपेटने का एकदम सही काम करना शुरू कर दिया है, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर राहुल गांधी के द्वारा पूरे देश भर के अंदर छात्रों की गूंज कार्यक्रम किया जा रहा है दोस्तों, यानी सीकेजी का प्रोग्राम हर जगह किया जा रहा है। छात्रों की गूंज प्रोग्राम पुणे में राहुल गांधी के दौरे से पहले जोरदार तरीके का हंगामा हुआ। इसके बावजूद राहुल गांधी ने महिलाओं के साथ छात्रों की गूंज कार्यक्रम को संपन्न किया दोस्तों। इसके बाद राहुल गांधी महाराष्ट्र के ही नागपुर के अंदर एक बड़ी सभा करने वाले हैं, इसकी तैयारी पूरी हो गई है दोस्तों। लेकिन इस बीच जो देखा गया है वो ये कि राहुल गांधी बीजेपी के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं दोस्तों और छात्रों की गूंज कार्यक्रम देश भर के अंदर कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी के कई सारे ऐसे नेता हैं जो राहुल गांधी के कार्यक्रमों को लेकर उदासीन रवैया दिखाते हैं दोस्तों और सोशल मीडिया पर एक पोस्ट नहीं करते, एक बयान नहीं देते। ऐसे लोगों की पूरी लिस्ट तैयार कर ली गई और इसके बाद इन लोगों में हड़कंप मचता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि ऑल इंडिया कांग्रेस वॉलंटियर कमेटी यानी AICVC के द्वारा राहुल गांधी के छात्रों की गूंज कार्यक्रम पर उदासीन रवैया दिखाने और कोई पोस्ट नहीं करना, सोशल मीडिया पर एक बार चर्चा भी नहीं करने के मामले को लेकर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है दोस्तों। आपको बता दें कि सोशल मीडिया और हर जगह पर जहां कांग्रेस पार्टी के समर्थक हैं, उन्होंने एक ग्रुप बनाया हुआ है जिसका नाम ऑल इंडिया कांग्रेस वॉलंटियर कमेटी रखा गया है और इसका नेतृत्व राव साहब कर रहे हैं। उनके द्वारा एक पूरी रिपोर्ट जारी की गई है दोस्तों। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि राहुल गांधी ने छात्रों की गूंज कार्यक्रम पूरे देश भर के अंदर किया है और बीते 2-3 दिन पहले राहुल गांधी पुणे के अंदर मौजूद थे। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि कांग्रेस पार्टी के ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के जो मेंबर है, जो CWC के मेंबर है दोस्तों, उसमें 1/3 लोग ही केवल ऐसे हैं जो कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी के छात्रों की गूंज कार्यक्रम पर या तो कोई चर्चा कर रहे हैं या सोशल मीडिया पर पोस्ट डाला हुआ है दोस्तों। बाकी 2/3 लोग कहीं दिखाई नहीं दिए और इसकी पूरी लिस्ट जारी कर दी गई है, जिसमें अखिलेश प्रसाद सिंह का नाम है दोस्तों, जिन्होंने ना तो सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर ना ही इंस्टाग्राम पर कोई पोस्ट किया। ऐसे ही अजय माकन है जिन्होंने कहीं पर कोई पोस्ट नहीं किया। ऐसे ही अंबिका सोनी ने कहीं कोई चर्चा नहीं की राहुल गांधी की छात्रों की गूंज कार्यक्रम को लेकर दोस्तों। ऐसे ही चाहे लालजी देसाई हो या फिर वीरप्पा मोइली हो या फिर कांग्रेस पार्टी के 3 राज्यों के मुख्यमंत्री DK शिवकुमार, रेवंत रेड्डी या केरल के मुख्यमंत्री VD सतीशन हो दोस्तों, इनके द्वारा कोई पोस्ट नहीं किया गया, कोई चर्चा नहीं किया गया। इस मामले को लेकर कांग्रेस पार्टी के समर्थक बहुत बुरी तरीके से भड़क गए दोस्तों और कहने लगे कि यहाँ तक कि चरणजीत सिंह चन्नी जो कांग्रेस पार्टी के लिए लड़ाई लड़ने का दावा कर रहे हैं कि हम कांग्रेस की पंजाब में सरकार बनाएंगे, लेकिन छात्रों की गूंज कार्यक्रम पर इनका एक पोस्ट नहीं आता है, एक चर्चा वाला बयान नहीं देते हैं। और यही हाल है और भी नेताओं का, जिसमें मनीष तिवारी भी है, मीनाक्षी नटराजन भी है दोस्तों। ऐसे में राहुल गांधी के छात्रों की गूंज कार्यक्रम को एक एक नेता को आगे बढ़ाना चाहिए, एक एक नेता को इस पर चर्चा करनी चाहिए। लेकिन जिस तरीके से 2/3 CWC के नेता इस पर कोई चर्चा तक नहीं करते, इंस्टाग्राम पर पोस्ट और सोशल मीडिया पर किसी तरीके का कोई बहस वगैरह नहीं करते, तो इससे पता चलता है कि कहीं ना कहीं उदासीन रवैया है दोस्तों। इस बात को लेकर कांग्रेस पार्टी के वॉलंटियर यानी कांग्रेस पार्टी के जो समर्थक और जो कांग्रेस पार्टी की विचारधारा के लिए काम करते हैं दोस्तों, उन्होंने जो अपना एक ग्रुप बना रखा है ऑल इंडिया वॉलंटियर कांग्रेस कमेटी ने, उसने पूरी रिपोर्ट तैयार कर ली है दोस्तों। ये रिपोर्ट अब सोशल मीडिया पर जमकर शेयर किया जा रहा है। इसके बाद कई सारे नेताओं के होश उड़ जाते हैं दोस्तों और इन नेताओं में से अभिषेक मनु सिंघवी के द्वारा अचानक से पोस्ट किया जाता है सोशल मीडिया पर, लिखते हैं कि छात्रों की गूंज कार्यक्रम भारत के अंदर युवाओं के बीच पहुंच बनाने का एक अच्छा तरीका है और राहुल गांधी इस मुहिम को चलाकर एकदम दुर्लभ काम कर रहे हैं, बहुत मुश्किल काम है। ये युवा भारत की बात सुनने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें राहुल गांधी नीचा नहीं दिखा रहे, वे उनके सवालों यानी युवाओं के सवालों, उनकी चिंताओं, उनकी जो महत्वाकांक्षा है, जो उनके सपने हैं, उनका जो गुस्सा है, उसे राजनीतिक चर्चा का केंद्र में लेकर आ रहे हैं और देश के युवाओं से राहुल गांधी सवाल पूछ रहे हैं, उनसे जानने की कोशिश कर रहे हैं। उनको राहुल गांधी ज्ञान नहीं दे रहे, यानी राहुल गांधी उपदेश नहीं दे रहे, बल्कि युवाओं से बातचीत कर रहे हैं। इसीलिए राहुल गांधी छात्रों की गूंज कार्यक्रम से कहीं ना कहीं देश के अंदर एक अच्छे बदलाव की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। कुल मिलाकर दोस्तों अभिषेक मनु सिंघवी ने अचानक से पोस्ट करते हुए ये जो बात कही है दोस्तों, से पता चलता है कि कांग्रेस पार्टी के सोशल मीडिया के समर्थकों का दबाव काम कर रहा है और कई सारे नेता पलटी मारते हुए छात्रों की गूंज कार्यक्रम का समर्थन कर रहे हैं। आप लोग अपनी राय जरूर लिख के बताएंगे। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट दोस्तों, जहां पर
इस पूरे मामले को लेकर राजू पुरुलकर भी मैदान में कूदते हैं। दोस्तों वो कहते हैं कि युवा भारत को पसंद है राहुल गांधी, क्योंकि जब उनकी पार्टी सत्ता में थी तो उन्होंने भूमि अधिग्रहण अधिनियम लाने के लिए अपनी ही सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ा था। उन्हें इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ी। 12 साल तक चहेते द्वारा प्रायोजित दुष्प्रचार, जिसके बाद राजनीतिक सत्ता का नुकसान हुआ, फिर भी आज भी वो सत्ता के विकेंद्रीकरण पर अपनी विचारधारा के प्रति दृढ़ संकल्पित है। यानी राहुल गांधी ने जो लैंड रिफॉर्म बिल को रोका था दोस्तों, उसके बाद राहुल गांधी पर हजारों करोड़ रुपए खर्च किए गए उनकी छवि बिगाड़ने के लिए। राजू परुलकर कहते हैं कि अन्य नेता मोदी के अधिनायकवाद यानी मोदी के अथॉरिटी का विरोध करते हैं, लेकिन वे केवल इसे अपने शासन की प्रतिस्पर्धा के रूप में देखते हैं। दूसरी तरफ राहुल गांधी है जो खुद केंद्रीय सत्ता के दमन यानी केंद्र सरकार के दमन के बोझ से मुक्त कराना चाहते हैं आम जनता को। यही कारण है कि पार्टी सिंडिकेट के वरिष्ठ सदस्य राहुल गांधी को पसंद नहीं करते। यानी कांग्रेस पार्टी के अंदर कुछ लोग हैं जो राहुल गांधी को पसंद नहीं करते, क्योंकि राहुल गांधी भाजपा की सरकार को विचारधारा के आधार पर जड़ से उखाड़ कर फेंकना चाहते हैं। दोस्तों ऐसे में लोगों ने कहा कि पूरा युवा वर्ग आपके साथ में खड़ा है, राहुल गांधी आप आगे बढ़े। तो कुल मिलाकर अब पार्टी के वॉलंटियर यानी जो पार्टी के लिए काम करते हैं उन्हीं लोगों से समर्थन मिलना शुरू हो गया है। दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि देश के अंदर जल्द कांग्रेस के समर्थक कांग्रेस पार्टी के अंदर उदासीन रवैया दिखाने वाले लोगों को ठीक करने जा रही है, तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि पार्टी के सारे बड़े नेताओं की भी पूरी लिस्ट तैयार होनी चाहिए कि कौन राहुल गांधी के साथ खड़ा है, कौन राहुल गांधी के कार्यक्रमों से कन्नी काट रहा है, कौन राहुल गांधी का समर्थन करते पोस्ट कर रहा है, कौन वीडियो जारी कर रहा है, इसी से एक एक नेताओं का हिसाब किताब होगा और पता चलेगा कि कौन कांग्रेस पार्टी की विचारधारा के प्रति पूरी तरीके से समर्पित है और कौन केवल अपनी भलाई के लिए पार्टी में मौजूद है। दो शब्द जरूर लिखकर बताएगा। दोस्तों चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को एक लेटर लिखा है दोस्तों, जिसमें उन्होंने राज्य के अंदर आदिवासी छात्रों के समस्या पर ध्यान देने की अपील की है। राहुल गांधी ने बताया कि ये छात्र सरकारी हॉस्टल में रहने के लिए जो उम्र की लिमिट है यानी एज लिमिट है और जो अपमानजनक नियम है उन सबको बदलने के लिए बोला जा रहा है। मुख्यमंत्री से मांग की गई कि प्रदर्शन कर रहे छात्रों से पर्सनली जाकर मुलाकात करें, यानी खुद से जाकर मुलाकात करें। राहुल गांधी इससे पहले झारखंड के मुख्यमंत्री को बोल चुके हैं दोस्तों, और उन्होंने खुद से छात्रों के आंदोलन की मांग का समाधान किया था और ऐलान कर दिया था। तो क्या ये देवेंद्र फडणवीस ऐसा करेंगे, एक बड़ा सवाल रहेगा। आप लोग की क्या राय है पूरे मामले पर लिखकर जरूर बताएगा। दोस्तों ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर बंगाल में सत्ता हासिल करने के बाद बीजेपी के लोग इतने ज्यादा बौखला चुके हैं दोस्तों की पूर्व मुख्यमंत्री और 15 साल तक मुख्यमंत्री रही ममता बनर्जी को घर में लॉक करने की धमकी यानी नजर बंद करने की धमकी दी जा रही है। दोस्तों आपको बता दें कि टीएमसी के प्रमुख ममता बनर्जी ने सोमवार को कहा कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मुझे घर में बंद करने की नजरबंद करने की धमकी और राजनीतिक रूप से परेशान करने की धमकी दी है। शुभेंदु अधिकारी का एक वीडियो उन्होंने शेयर किया दोस्तों, जिसमें शुभेंदु अधिकारी ने धमकी दी कि अगर मैंने सड़क पर विरोध करने की कोशिश की तो मुझे घर के बाहर नहीं निकलने दिया जाएगा, यानी ममता बनर्जी को घर के बाहर नहीं निकलने देंगे। ममता बनर्जी ने कहा कि राजनीति से संन्यास तो मैं नहीं लूंगी। ममता बनर्जी ने आगे कहा कि वो राजनीति से संन्यास नहीं लेंगी, बीजेपी को जब तक हाशिए पर नहीं पहुंचा देंगे तब तक वो रुकेंगे नहीं। सिर्फ 4 महीने में बंगाल के लोगों को बीजेपी का असली चेहरा समझ में आ गया है और उन्होंने कहा कि राज्य के अलग अलग हिस्सों के अंदर महिलाएं अन्नपूर्णा भंडार आर्थिक सहायता योजना का पैसा मिलने में देरी के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। राज्य की बीजेपी सरकार अपात्रता को बढ़ाने के साथ साथ लाभार्थियों की संख्या घटा रही है। ममता बनर्जी ने फेसबुक लाइव के माध्यम से एनआरसी से लेकर कई तरीके के मामलों को लेकर सवाल खड़े किए दोस्तों। जनगणना में घर घर जाकर एनआरसी करने की एक कोशिश की जा रही है। उन्होंने बीजेपी सरकार की हर नीति का विरोध करने का ऐलान किया है दोस्तों। ऐसे में बीजेपी के नेता शुभेंदु अधिकारी ममता बनर्जी को फेसबुक वाला नेता बताकर उन पर आलोचना करते हुए तंज कसने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि अब यह बात स्पष्ट हो गई है कि ममता बनर्जी सड़कों का संघर्ष करते हुए दिखाई देंगी दोस्तों, और शुभेंदु अधिकारी कह रहे हैं कि घर से बाहर नहीं निकलने देंगे। तो अब बंगाल के अंदर जबरदस्त तरीके का राजनीतिक बवाल होता हुआ दिखाई देगा। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट तरफ, जहां पर कांग्रेस जनता पार्टी 5 सितंबर को दिल्ली में विरोध मार्च निकालेगी दोस्तों। पार्टी का आरोप है कि केंद्र सरकार ने 25 जुलाई को युवाओं से किए गए वादों को पूरा नहीं किया दोस्तों। इन्हीं वादों के भरोसे पर जंतर मंतर का प्रदर्शन वापस लिया गया था। मार्च इंडिया गेट से शुरू होकर नई दिल्ली पुलिस मुख्यालय तक जाएगा दोस्तों, और 5 सितंबर को स्टूडेंट के परिजन भी इसमें शामिल होंगे जिन्होंने अपनी जान गंवाई है दोस्तों। और सीजेपी ने 20 जुलाई को जंतर मंतर से संसद तक मार्च निकाला था। उसके बाद जब बातचीत हुई तो 25 जुलाई को जेपी नड्डा और कई सारे मंत्रियों से मुलाकात करने के बाद आश्वासन दिया गया था कि आप लोगों की मांग पूरी कर ली जाएगी। और इसके बाद धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया दोस्तों। तब आंदोलन जाकर खत्म हुआ, लेकिन आंदोलन खत्म हुआ तो जो मांगे की गई थी उन मांगों पर अभी तक कदम नहीं उठाया गया। सबसे पहले मांग ये थी कि जिन लोगों पर एफआईआर मामले दर्ज किए गए हैं वो एफआईआर मामले वापस होने चाहिए, और जिन लोगों पर आगे मामले दर्ज करने की कोशिश हो रही है उस पर रोक लगनी चाहिए। वहीं पर जिन बच्चों ने अपनी जान गंवाई है उनके परिजनों को मदद मिलनी चाहिए। तो ये 3 बड़े वादे थे जो अब तक पूरे नहीं हुए हैं और नए नए तरीके से मुकदमेबाजी की कोशिश की जा रही है। ऐसे में सीजेपी के नेता सौरभ दास और रत्ना सिंह ने कहा कि सरकार को आंदोलन खत्म होने के
के बाद किए गए वादे पूरे करने चाहिए, सभी एफआईआर वापस लेना चाहिए और शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई रोकनी चाहिए। सीजेपी के फाउंडर अभिजीत दीपके ने सभी राज्यों के शिक्षा मंत्री को लेटर लिखा। दोस्तों उन्होंने कहा कि सरकारी स्कूलों को बेहतर बनाने के लिए क्या क्या उपाय अपनाए जा रहे हैं, इसकी जानकारी मिलनी चाहिए, पता चलना चाहिए कि आप लोग क्या कदम उठा रहे हैं। सौरभ दास ने कहा कि लोकतंत्र तभी काम करता है जब सरकार में बैठे लोग उसे चुनने वालों के बीच में निरंतर संवाद की स्थिति रहती है, यानी आम जनता और सरकार के बीच में निरंतर बातचीत होनी चाहिए। कौन कौन से मुद्दों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं और किस तरीके का कदम उठा रहे हैं। अगर ये आपस में आनाकानी करेंगे, आपस में बातचीत नहीं होगी तो देश सही से नहीं चलता है और बात एकदम सही है। साथ साथ तृणमूल कांग्रेस के महासचिव और लोकसभा में पार्टी के नेता अभिषेक बनर्जी ने बागी सांसदों के मामले में सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। दोस्तों उन्होंने याचिका दायर करके नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी ऑफ इंडिया यानी एनसीपीआई में शामिल होने वाले पार्टी के 20 बागी सांसदों को अयोग्य ठहराने की मांग वाली याचिका पर लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला से जल्द फैसला लेने के लिए निर्देश देने का अनुरोध किया है। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट के अनुसार प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत, जस्टिस जयमाल्य बागी और जस्टिस वी मोहन्ना की पीठ ने अभिषेक बनर्जी की याचिका पर सुनवाई के लिए 25 अगस्त की तारीख तय की है। शीर्ष अदालत में ऐसी ही एक याचिका शिवसेना यूबीटी की तरफ से लंबित है दोस्तों, जिसमें 6 सांसदों के महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना में विलय के लोकसभा अध्यक्ष की मंजूरी दिए जाने को लेकर चुनौती दी गई है। दोस्तों न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति आलोक आराधे की पीठ ने इस याचिका पर सुनवाई की है। दोस्तों बनर्जी ने अपनी याचिका में सांसदों के खिलाफ शुरू की गई अयोग्यता की कार्रवाई पर फैसला लेने में कथित देरी को चुनौती दी है। दोस्तों इससे पहले बनर्जी ने 20 सांसदों के खिलाफ अलग अलग याचिकाएं दाखिल की थी और बाद में लोकसभा के अध्यक्ष से इनका जल्द निपटारा करने का अनुरोध किया था। दोस्तों ऐसे में आप लोग की क्या राय है पूरे मामले पर लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदम्बरम ने सोमवार को लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने के प्रस्ताव का विरोध किया। उन्होंने संसद की संयुक्त समिति के सामने इस असंवैधानिक पहल को सिरे से खारिज कर डाला। दोस्तों पूर्व गृह मंत्री और वित्त मंत्री ने कहा कि एक देश एक चुनाव के तहत पूरे देश में चुनाव कराने का प्रस्ताव बिना सोचे समझे किया गया काम है। मेरा जमीर इन विधेयकों का समर्थन करने की इजाजत नहीं देता। पीटीआई सूत्रों के मुताबिक चिदम्बरम ने ये राय संविधान 129वां संशोधन विधेयक 2024 और केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन विधेयक 2024 पर समिति के सामने अपनी बात रखी है। पी चिदम्बरम समिति की बैठक में गए थे और उन्होंने कहा कि एक साथ चुनाव कराने से जुड़े दोनों विधेयक असंवैधानिक है। ये विधानसभा और संसद का कार्यकाल 5 साल के लिए होता है, इसलिए उसका कार्यकाल घटाना संविधान के मूल ढांचे का सीधा उल्लंघन है। तृणमूल कांग्रेस की समिति सदस्य सगारिका घोष ने विधेयक का विरोध किया। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग को बेलगाम अधिकार इस कानून के तहत मिल जाएंगे और चुनाव आयोग अपने हिसाब से तय करेगा। पद्म पुरस्कार पाने वाले लोगों की राय भी अलग अलग तरीके की है। बीजेपी के सदस्य पीपी चौधरी की अध्यक्षता वाली समिति के सामने 10 पद्म पुरस्कार जीतने वाले अलग अलग लोग पेश हुए। दोस्तों इसमें तरलोचन सिंह, नवीन खन्ना और मीनाक्षी जैन और नीरू कुमार शामिल थे। इनमें से कुछ पद्म पुरस्कार विजेता ने एक साथ चुनाव कराने का समर्थन किया तो कुछ ने विरोध किया। अब सीधी सी बात है दोस्तों, वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब एक साथ ये सारा चुनाव करवाएंगे। इसका मतलब अगर बीच में कभी विधानसभा भंग हो गई तो या तो मध्यावर्ती चुनाव कराने पड़ेंगे या फिर विधानसभा को अगले चुनावी सर्कल तक के लिए सस्पेंड रखा जाएगा, यानी कोई मुख्यमंत्री वगैरह नहीं होगा। गवर्नर अपने हिसाब से राज्य का शासन प्रशासन संभाल रहे होंगे। तो कहने का मतलब केंद्र सरकार के कंट्रोल में राज्य आ जाएगा। और ऐसा कई बार होता है दोस्तों, जहां पर बहुमत का आंकड़ा नहीं जुट पाता तो सरकारें गिर जाया करती है। तो उस स्थिति में क्या होगा, ये कई सारे मामले हैं जिस पर जवाब देना पड़ेगा। पूरे ड्राफ्ट में क्या बातें हैं, इस पर जब सारी अपडेट आ जाएगी तब जाकर पता लगेगा दोस्तों कि कहां पर बीजेपी वाले खेला करने की कोशिश कर रहे हैं। तो विरोध तो होना ही तय है, क्योंकि ये कैसे सेट करेंगे एक ही चुनाव में पूरे देश का विधानसभा और लोकसभा, ये सबसे बड़ी बात है। साथ साथ हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हमने प्रदेश में भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है। बीजेपी की तरह अटैची भरकर 9 विधायक खरीदने की राजनीति कांग्रेस पार्टी की नहीं है। बीजेपी ने क्या किया है, किस तरह की राजनीति की है, इसकी सच्चाई भी सब जनता के सामने है। सुखविंदर सिंह सुक्खू साफ तौर पर इस बात को बोलते हैं कि हमारी पार्टी कांग्रेस पार्टी की विचारधारा विधायकों के खरीद फरोख और ये सारे कांड करने की नहीं है। हम लोग ईमानदारी से अपनी सरकार चलाते हैं और भ्रष्टाचार का कहीं दूर दूर तक कोई सबूत इनको नहीं मिला है। बीजेपी वालों को हमारे प्रति और हमारी सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप तो ये लगा ही नहीं सकते। इसके बाद उन्होंने हिमाचल प्रदेश की जनता के न्याय की बात करते हुए कहा कि राज्य के अंदर वापस से हमारी सरकार आएगी, हिमाचल की जनता हमारी सरकार वापस बनाकर हमको देगी और बीजेपी वाले फिर से सपना देखते रहेंगे सरकार बदलने का। हिमाचल में कुछ नहीं होगा परिवर्तन, इस बार वापस से बनेगी सरकार। आप लोग की क्या राय है दोस्तों, लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें अपने कार्यालय में कॉकरोच जनता पार्टी के संयोजक अभिजीत दीपके की तस्वीरें लगानी चाहिए। राउत ने तंज कसते हुए कहा कि दीपके की वजह से
फडणवीस और बीजेपी के नेताओं को पता चला कि आखिर जंजी होते कौन है, जंजी के मुद्दे क्या है। संजय राउत ने टिप्पणी करते हुए पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि कांग्रेस के नेता राहुल गांधी की छात्रों की गूंज कार्यक्रम बीजेपी की ओर से लगाए गए तमाम तरीके के रुकावट और हथकंडे के बावजूद हो रहा है। राहुल गांधी के कार्यक्रम पर बीजेपी ने जो आरोप लगाए, दोस्तों संजय राउत ने कहा कि मुख्यमंत्री लाडकी बहन योजना से इस मामले को जोड़ते हुए उन्होंने पूछा कि अगर राहुल गांधी का कार्यक्रम पैसे देकर आयोजित किया गया था तो 2024 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए देने का जो वादा किया गया था और वोट लिया गया था, क्या ये खरीद नहीं की गई थी वोटों की। फडणवीस के मंथन फॉर युवा कार्यक्रम को लेकर तंज कसते हुए शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत ने कहा कि वो तो भला हो देश के पार्टी सीजेपी का, जिसने बीजेपी वालों को बताया कि आखिर युवाओं के मुद्दे क्या है, वरना तो भाजपा वाले इधर उधर भटक रहे थे। उन्होंने कहा कि सीजेपी की वजह से बीजेपी को पता चला है तो देवेंद्र फडणवीस को अपने ऑफिस में अभिजीत दीपके की तस्वीर लगानी चाहिए। साथ पंजाब कांग्रेस के इंचार्ज भूपेश बघेल ने लीडर ओपोजिशन राहुल गांधी से मुलाकात की है और यात्रा पंजाब के अंदर राहुल गांधी निकालने वाले हैं। दोस्तों सितंबर के पहले सप्ताह के अंदर राहुल गांधी बस यात्रा करेंगे और कई 100 किलोमीटर की उनकी यात्रा होने जा रही है। भूपेश बघेल नेता विपक्ष राहुल गांधी की रैली की तैयारी को लेकर पहले ही बता चुके हैं कि बस यात्रा करवाएंगे और सारे नेता उसी बस में बैठे रहेंगे। एकजुटता का ये प्रतीक होगा और पार्टी क्लियर कट मैसेज पार्टी के कार्यकर्ताओं और विपक्ष के बीच में भेजना चाहेगी कि हमारे पार्टी में कहीं कोई आपस में विवाद नहीं है। राहुल गांधी चेहरा है पंजाब का चुनाव, राहुल गांधी के नेतृत्व में और सारे नेताओं का साथ देने यानी कलेक्टिव नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा और राहुल गांधी मुख्य चेहरा भी होंगे। तो ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि पंजाब के अंदर गुटबाजी रोकना पार्टी के लिए सबसे बड़ी चुनौती है, राहुल गांधी की बस में कौन कौन सा नेता सवार होगा, इससे तय होगा कि आखिर आने वाले दिनों के अंदर पंजाब का भविष्य क्या होगा। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। दोस्तों चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर कांग्रेस जनता पार्टी सोमवार को अपने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक करेगी। दोस्तों बैठक में केंद्र सरकार की ओर से आंदोलन खत्म कराने के दौरान दिए गए आश्वासनों की समीक्षा की जाएगी। पार्टी का कहना है कि 25 जुलाई को आंदोलन वापस लेने के बाद अब तक सरकार की ओर से उसे कोई औपचारिक संपर्क नहीं किया गया है। सीजेपी के मुताबिक सरकार की छात्रों और प्रदर्शनकारियों से जुड़े कई मुद्दे पर कार्रवाई का भरोसा दिया गया था, लेकिन अब तक ये स्पष्ट नहीं है कि उन आश्वासनों को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। आंदोलन दोबारा शुरू करने की जो धमकी दी गई है, इस पर आने वाले दिनों के अंदर देखते हैं क्या कुछ होता है। दोस्तों कौन कौन सी पार्टी इकट्ठा होती है और 5 सितंबर को क्या एक बड़ा आंदोलन होगा और किस तरीके का होगा, ये देखने विचारने वाली बात रहेगी। साथ साथ ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन भारत आए हुए हैं दोस्तों, और भारत के अंदर एक शो के दौरान यानी इकोनॉमिक्स टाइम के शो के दौरान ये बातचीत करते हुए कहते हैं कि मैं एक बार क्वीन एलिजाबेथ से मिला था तो उन्होंने मुझे बताया था कि एक टाइम में भारत को मनाने में काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। क्वीन एलिजाबेथ ने बताया कि जब प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू हुआ करते थे तब उन्होंने 1952 में मेरे मनाने के बाद मुझे कहा था कि हम तो रूस के साथ मिलकर काम करने वाले देश बनेंगे, यानी भारत हमेशा रूस के साथ खड़ा रहेगा। और उस समय क्वीन एलिजाबेथ ने कहा कि हम मनाते रह गए लेकिन माने नहीं नेहरू जी। तो नेहरू जी का व्यक्तित्व उस तरीके का था, एक स्ट्रॉन्ग एक कृत संकल्पित विचार का व्यक्तित्व थे। तो इससे पता चलता है कि जवाहरलाल नेहरू को लेकर भाजपा वालों की चिढ़ किस बात को लेकर है दोस्तों। दरअसल बीजेपी वालों को लगता है कि नरेंद्र मोदी ने 12 साल तक देश के शासन में अपनी व्यवस्था बनाए रखी, लेकिन अभी तक वो जवाहरलाल नेहरू के इर्द गिर्द नहीं आ पाए। यानी जिस जवाहरलाल नेहरू ने दुनिया के 2 धड़ों के बीच में एक नया धड़ा बना दिया, यानी नैम नाम का संगठन बना दिया दोस्तों, नॉन अलाइन मूवमेंट, और दुनिया के उन सारे देशों को एकजुट कर दिया जो अमेरिका और रूस के खेमेबाजी में नहीं पड़ना चाहते थे। तो जवाहरलाल नेहरू जी ने इतने बड़े बड़े कीर्तिमान स्थापित किए थे कि उनकी तारीफ आज तक हो रही है। यानी ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर, पूर्व प्राइम मिनिस्टर आकर इंडिया में बता रहा है तो कहानी उसे जवाहरलाल नेहरू की याद आ रही है, और वो भी क्वीन एलिजाबेथ विक्टोरिया के द्वारा नेहरू जी की तारीफ का जिक्र किया जा रहा है। इस पर आप लोग क्या कुछ कहना चाहते हैं लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ दोस्तों महाराष्ट्र के अंदर डबल इंजन सरकार का जो सच है वो सबके सामने है। द इकोनॉमिक टाइम में एक रिपोर्ट छपी है, इसमें बताया गया है कि महाराष्ट्र के अंदर तकरीबन 36,000 ऐसे फार्म्स हैं जो ऑपरेशनल थे महाराष्ट्र के अंदर, 5 साल के अंदर बंद हो गए हैं। 5 साल से बीजेपी की सरकार बल्कि उससे पहले से चल रही है और 36,000 फार्म बंद हुए हैं। तो इसका मतलब समझिए दोस्तों की कितनी नौकरियां गई होंगी। डबल इंजन सरकार की यह हकीकत है। बीजेपी वाले दावा करते हैं कि बीजेपी मतलब बिजनेस, लेकिन बिजनेस तो छोड़िए, यहाँ पर तो एक तो नहीं बल्कि 36,000 फार्म बंद हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी बोलते रहते हैं डबल इंजन की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, लेकिन वास्तविकता कुछ और है। 36,000 इंडस्ट्री बंद हुए हैं महाराष्ट्र के 5 साल के अंदर दोस्तों, और ये साफ तौर पर इस बात के संकेत है कि देश के अंदर भयावह स्थिति है बेरोजगारी की। और उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि उद्योग धंधे देश के अंदर चौपट होते जा रहे हैं। और उद्योग धंधे क्यों चौपट होते हैं दोस्तों? क्योंकि उद्योग धंधों को उस तरीके का समर्थन नहीं मिलता जो सरकार से उम्मीद करते हैं। जो छोटे बिजनेसेस होते हैं कि उनको सरकार से शुरू में कुछ पैसे मिल जाए, कुछ समर्थन मिल जाए, कुछ ट्रेनिंग मिल जाए तो वो अपना बिजनेस खड़ा कर देंगे। लेकिन ये सारी चीजें होने की जगह पुलिस प्रशासन और तमाम तंत्र 100 तरीके की लाइसेंस वगैरह और 100 तरीके के टैक्स लगाए जाते हैं। इन कारणों
कारणों से देश के अंदर बिजनेस वगैरह काफी ज्यादा मुश्किल है दोस्तों। लेकिन इस बात को समझेगा कौन? और बड़ी बात यह है कि देश के अंदर हालात इतने भयावह है, फिर भी भाजपा के लोग दावा करते हैं कि बिजनेस हो रहा है, बिजनेस हो रहा है। दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि देश की अर्थव्यवस्था चौपट हो रखी है, इंटरनेशनल मामले पर आरोप लगाकर बीजेपी वाले तेल भी महंगा बेच रहे हैं, इन्हीं के दाम आप देख ही रहे हैं दोस्तों। पिछले 7-8-10 दिनों से ये हालात हो रखे हैं और प्याज के दाम भी 70 रुपए पहुंच चुके हैं। तो ना महंगाई थम रही है, ना बेरोजगारी अपने शीर्ष स्थान पर पहुंच चुका है। उस बारे में बीजेपी के पास कोई पॉलिसी, कोई नीति है। और जो लोगों को स्किल देने की बातें, ट्रेनिंग देने की बातें थी दोस्तों, सब कुछ ढकोसला निकला है। यानी एक नीति बीजेपी सही से देश के अंदर लागू नहीं कर पाई। यही बड़ा कारण है दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकाल एकदम ऐसा जा रहा है जिसमें भाजपा के समर्थक तक बीजेपी से नाराज चल रहे हैं। 2 शब्द जरूर लिखकर बताएगा अगर आप भी मानते हैं कि ये पूरा का पूरा जो कार्यक्रम है 24 से लेकर 29 के बीच में, ये ऐसा लग रहा है कि जैसे तैसे मोदी को मुख्यमंत्री बनाकर रखो, जुगाड़ की सरकार चलाते रहो, यही एक मात्र उद्देश्य रह गया है। कोई बड़े कदम तो उठाए नहीं जा रहे, देश के युवाओं के लिए कुछ न्याय संगत बातें की नहीं जा रही। साथ साथ मल्लिकार्जुन खड़गे का सरकार पर बड़ा हमला। मोदी सरकार ने एक पूरी पीढ़ी का भविष्य खतरे में डाल दिया। उन्होंने 8.5 करोड़ के आसपास या उससे ज्यादा युवाओं के ना तो शिक्षा व्यवस्था में और ना ही रोजगार की व्यवस्था में होने को लेकर निशाना साधा। दोस्तों मार्केट में 8.7 करोड़ के आसपास युवा ऐसे हैं जिनको अपने भविष्य के बारे में कुछ पता ही नहीं है कि करना क्या है, क्योंकि पता होगा भी तभी विकास और इस तरीके के अपॉर्चुनिटी मौके नहीं है दोस्तों। मौके बनाने में बीजेपी की सरकार विफल है। आप लोग अपनी राय जरूर बताएगा, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। बहुत धन्यवाद। जय हिंद।